वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनका जो पेपर होने वाला है विज्ञान विषय का, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप 75/75 अंक परीक्षा में प्राप्त कर पाएँ। आपने 5 विषयों में जलवा देख लिया होगा किस प्रकार से मैं पेपर छाप देता हूं, तो इस पेपर के लिए भी तैयार हो जाइए। आपको परीक्षा में 75/75 अंक दिलवाने की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है आपका 19 मार्च को। सेट ए आपको करना है। विज्ञान का पेपर हम करेंगे। टोटल जो प्रश्न है आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 75 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षा में निर्देश देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe से बना है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उसने इस Fe की जगह ले ली है और Fe को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया है। ठीक है, और खुद एल्यूमिनियम O3 के साथ जुड़ गया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। देखिए, अधातु द्रव आपसे पूछा गया है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। ये तो क्वेश्चन आपको सब बताएगा, लेकिन मैं जो अलग से चीज़ें बताता हूँ वही परीक्षा में डायरेक्ट हिट करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में होती है। तो ऐसी धातु होती है मरकरी। मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे Hg से दर्शाते हैं, Hg, और इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप याद रखिए। तो धातु अगर पूछा जाए तो मरकरी यानी कि पारा हो जाएगा, और अधातु अगर पूछी जाए कौन सी अधातु द्रव है तो वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है, सिनेप्स। नेक्स्ट, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है राइजोपस द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। अगला प्रश्न आता है आपका, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है। तो ये गुणसूत्रों द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए, अवतल दर्पण के बारे में आपको पता होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। इस पे यहाँ पे पॉलिश होती है। अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये आपको याद होना चाहिए। अवतल दर्पण से कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, 6 प्रतिबिंब में से कितने वास्तविक होते हैं, कितने आभासी होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो 6 प्रतिबिंब में से 5 तो होते हैं वास्तविक तथा उल्टे। ठीक है, वास्तविक उल्टे होते हैं, और एक प्रतिबिंब जो है आपका वो होता है सीधा और बड़ा। ठीक है, सीधा, आभासी और बड़ा। तो इस स्थिति की ये बात कर रहा है कि इस स्थिति में वस्तु कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, सीधा और आभासी बनेगा तो इस स्थिति में वस्तु कहाँ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ध्रुव होता है, पोल, यहाँ पे होता है इसका फोकस, और यहाँ पे होता है इसका केंद्र, वक्रता केंद्र से कहते हैं। तो देखिए, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित हो यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है बड़ा और सीधा, जिसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। चिकित्सक दांत, गले वाले जो चिकित्सक है वो बड़ा चित्र प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति होनी चाहिए ध्रुव तथा फोकस के मध्य वस्तु स्थित होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर, गलत बात है। वक्रता केंद्र पर नहीं, ये तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र से परे ये भी नहीं होगा। वस्तु कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, रट्टा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ वही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, चलिए, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमाइट्रोपिया दूर करने में उपयोग किए जाने वाला लेंस है।
दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है, ठीक है। और अगर पूछा जाए निकट दृष्टि दोष तो उसमें आ जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, एक क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होगा नहीं क्योंकि ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, वाट होगा नहीं क्योंकि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट होगा नहीं क्योंकि ये विभवांतर का मात्रक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं, इसका चिन्ह होता है। सही विकल्प आपके कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा प्रश्न आता है आपका रिक्त स्थान निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाओ। चलिए तो देख लेते हैं इनको। देखिए पहला है आपका सभी धातुएं। तो सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत की चालक होती हैं। तो विद्युत की चालक से इसको मैच कर देना है। वृक्क की इकाई, तो वृक्क की इकाई को आपको मैच करना है नेफ्रॉन से। नेक्स्ट है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसको आपको मैच करना है कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से। पर परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। उत्तल लेंस किस प्रकार से होता है? ये बीच में तो मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। तो कुछ इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है। इस प्रकार से ही आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहला है आपका वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे रिक्त स्थान अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम उसे कहते हैं। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, उसकी अगर जल के साथ अभिक्रिया कर दें तो ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। आपने घर वगैरह में भी देखा होगा, गर्म हो जाता है वो, ऊष्मा उत्पन्न करता है और क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। इस प्रकार से आपको करना है, ये अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका दूसरा, अधात्विक ऑक्साइड प्रायः रिक्त स्थान होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड पूछा गया है तो ये होते हैं अम्लीय, अम्लीय या फिर उदासीन भी आप लिख सकते हैं। या तो ये अम्लीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड की बात हो रही है तो ये होते हैं अम्लीय उदासीन। और अगर आपसे पूछा जाए धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों कंप्लीट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में रिक्त स्थान जनन होता है। तो मनुष्य में आप सभी को पता है लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? नर एवं मादा के संलयन से होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जहर क्वेश्चन है, ठीक है, जहर क्वेश्चन है। इसको कॉन्सेप्ट के साथ फोड़ना है अपने को। चलिए देखते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, H'/H। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई यानी कि H' और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि H' और वस्तु की ऊंचाई H। देखिए जब इसका मान इससे अधिक होगा, ऊपर वाले का मान अगर अधिक हो और नीचे वाले का मान कम हो तो इसका मान आता है 1 से अधिक। और अगर ऊपर वाले का मान कम हो जाए, नीचे वाले का मान अधिक हो जाए तो इसका मान आता है 1 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्थिति है? यहाँ पे स्थिति है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पीछे दर्पण जो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है ये प्रतिबिंब, तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, यानी कि छोटे के अपोन में वस्तु हो गई बड़ी। कार वगैरह कितनी बड़ी होती है लेकिन वो छोटी सी प्रतिबिंब बनता है। तो ऊपर आ गई छोटी और नीचे आ गई बड़ी, तो ये हो जाएगा 1 से कम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आवर्धन 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको फोड़ देना है। नेक्स्ट, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, छठा है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को रिक्त स्थान नहीं करती। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण रिक्त स्थान प्रतिशत होता है। तो ये 10% होता है, ठीक है। किस प्रकार से मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूँ। उदाहरण के लिए एक शेर है, ठीक है, एक शेर है और एक हिरण है। तो शेर ने हिरण का शिकार किया। हिरण में मान लो उदाहरण के लिए 100 जूल ऊर्जा थी, तो इसने इसका शिकार किया। तो इसमें शेर में कितनी ऊर्जा आएगी? केवल 10 जूल आएगी, यानी कि 100 का 10% 10 जूल, ठीक है। तो 10% आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है।
तो रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिए। तो देखिए, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे दो चीज़ें बनती है, पहली तो हो जाएगी आपकी लवण, ठीक है, लवण, और दूसरी हो जाएगी आपकी जल, ठीक है। लवण और जल बनता है, उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा। ये दो आपको याद रखना है, लवण और जल बनता है। देखिए किस प्रकार से, देखिए एक तो हो जाएगा आपका HCl, ये हो जाएगा अम्ल, और क्षार ले लें हम NaOH, ठीक है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से बनेगा NaCl जो कि लवण माना जाता है, प्लस H2O जो कि जल का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आपको अभिक्रिया भी लिख देनी है अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है आपका, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो पारा है यानी कि मरकरी है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा यानी कि मरकरी आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, वसा के एंजाइम के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज जो एंजाइम है वो उत्तरदायी होता है। लाइपेज एंजाइम का स्त्रावण कहाँ से होता है ये भी आपको याद रखना है। इसका स्त्रावण अग्नाशय से होता है, ठीक है, अग्नाशय। अग्नाशय आपको अगर स्त्रावण पूछा जाए तो इसमें अग्नाशय लिख देना है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, लाइपेज। नेक्स्ट, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। अगला आता है आपका, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है। तो ये घटना कहलाती है आपकी परागण, ठीक है, परागण। परागण आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये होता है दर्पण सूत्र। और अगर आपसे पूछा जाए लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र में माइनस आ जाता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लेंस सूत्र, ये हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र। नेक्स्ट, विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा कि V अनुक्रमानुपाती होता है I के। अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा R, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर RI, यही क्या हो जाएगा, विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको राइट आंसर लिख देना है। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन मैंने आपको समझा के बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके वीडियोस आते रहेंगे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यकीन मानिए जितना मैंने आपको बता दिया, अगर आपने सिर्फ उतना ही कर लिया तो परीक्षा में आप 75/75 अंक छापकर आने वाले हैं, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है अब, ठीक है। चलिए तो प्रश्नोत्तर भी देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है आपका, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसका अथवा है अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको याद करना है। नेक्स्ट, भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, ये भी IMP क्वेश्चन है। सातवां है आपका, समावयवता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा इसका संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न आता है आपका, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण की परिभाषा। और अथवा इसका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है तथा इनके उत्पाद क्या हैं। नेक्स्ट, नवा प्रश्न है आपका, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसका अथवा है अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है। दोनों अथवा में है, कोई सा भी आप एक कर सकते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न आप देख लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया, क्यों, कोई दो कारण लिखिए। इसका अथवा है मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लिखिए। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न आता है आपका, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में क्या होता है संबंध। देखिए P यानी कि लेंस की जो क्षमता होता है वो होता है 1/F। ये F जो होती है फोकस दूरी होती है मीटर में। तो आपको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए F यहाँ जाएगा और P यहाँ जाएगा, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, F बराबर हो जाएगा आपका, F बराबर 1/P हो जाएगा ये, ठीक है। फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, तो F बराबर हो जाएगा 1/1.5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 हो जाएगा, तो F बराबर 10/15। इसको आपको काट कर सोल्व करना है। 2 से कटेगा ये 5 बार, सॉरी 2 से नहीं, ये 5 से काटेंगे हम 2/3 बार, ठीक है, 2/3 बार, यानी कि 1.5 आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। अभी बताया आपको, इस प्रकार से ही करना है। 12वां क्वेश्चन है आपका, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है। और अथवा निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
13वां प्रश्न आप देख लीजिए, घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्व उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है? फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? ठीक है, ये है इंसान, तो ये है खुद मर जाता है लेकिन दूसरों को बचा लेता है भाई, फ्यूज तार उसे कहा जाता है। नेक्स्ट 14वां, चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? और इसका अथवा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है, क्यों? कारण मैंने आपको बता दिया था इसका। वैसे तो दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए और अथवा ऐसी युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, ओजोन परत क्या है या किस प्रकार अपक्षयित हो रही है? और अथवा अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? 17वां है आपका, ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। अपचयन उपचयन दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। अथवा निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचरण तथा विकृत गंधिता दोनों क्वेश्चन जहरीले हैं, दोनों परीक्षा में आएंगे। वैसे इजी हैं लेकिन है जहरीले, यानी कि परीक्षा में आने के 100% चांस है। संचरण क्या होता है? लोहे पर जंग लगना। और विकृत गंधिता क्या होते हैं? तेल एवं वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, मतलब जो आपने देखे होंगे कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तेल एवं वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं वो नमी और वायु के संपर्क में आने से बेस्वाद हो जाते हैं तथा अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब वो, ठीक है, तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 18वां, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र अथवा इसका मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको बताना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18वां प्रश्न। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है आपका, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्या होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है? ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, प्रिज्म वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है आपका, निम्न पदार्थों की लिटमस पत्र पर क्या अभिक्रिया होती है? लिटमस पत्र क्या होता है? आपने देखा होगा, लिटमस पत्र होता है जो अम्ल एवं क्षार को प्रदर्शित करता है, नीले को लाल करता है, लाल को नीला। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक नाम याद रखना है, अनिल। क्या नाम याद रखना है आपको? अनिल। तो आ से हो जाएगा अम्ल, अम्ल, और नी से हो जाएगा नीला, ठीक है। तो अम्ल नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, शुष्क HCl गैस यानी कि एक अम्ल है, तो ये लाल को, सॉरी, नीले को लाल कर देगा। आर्द्र NH3 गैस, लेमन जूस भी अम्ल होता है, दही भी एक अम्ल होता है, साबुन का विलयन क्षार होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अथवा है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं? प्रबल अम्ल क्या होता है? जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो H+ आयन अगर अधिक मात्रा में देगा तो वो दुर्बल अम्ल होगा, सॉरी, प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल छांटिए। प्रबल अम्ल क्या क्या होते हैं? HCl होता है, HCl प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 जो होता है ये भी प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है ये भी प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप छांट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के सूत्र एवं संरचना सूत्र लिख सकते हैं आप। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अथवा है निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, साबुनीकरण, ठीक है। 22वां और अंतिम प्रश्न है आपका, जाइलम एवं फ्लोएम में 4 अंतर आपको लिखना है, और अथवा है रक्त एवं लसिका में 4 अंतर आपको लिखना है। बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। रक्त में RBC पाई जाती है, लसिका में RBC नहीं होती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अच्छी तरह से अंक प्राप्त कर पाएंगे परीक्षा में। तो कंप्लीट जो कक्षा 10वीं का पेपर होने वाला है विज्ञान विषय का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार हो जाइए, और भी मैं इसके वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप परीक्षा में 75/75 अंक प्राप्त करके आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।